तो एक लड़की या एक लड़का चीट करते क्यों है अपने पार्टनर पे? There was a man, he was from Rohtak. He really loved his wife. He also was cheating on her. तो वो थेरेपी में आया है बोलने के लिए मुझे बहुत गिल्ट होता है. I cry the entire day when I see her because I love her and she's taking care of my kids. जब हमने dig deep किया तो हमें पता चला कि जो उनकी वाइफ है वो उनके साथ कोई पोज नहीं करती एक्सेप्ट वन मिशनरी, क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको बचपन में ये बताया कि बेटा ये गंदा है, ये नहीं करना. तो वो जब सेक्स कर रहे होते हैं तो अपना मुंह छुपा लेती हैं और मिशनरी में बोलती हैं जो करना कर लो. तो ही फील्स ही इज डूइंग इट विद अ डेड बॉडी. इफ अ मैन हैज अ डिस्कशन अबाउट अ फैंटेसी एंड द वुमन सेज नो, उसका दिल टूट गया. मेन चीट प्योरली फॉर लस्ट. मोनोटनी इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन. अगर आप सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में सेम चीज आप बार बार कर रहे हो, हम सेम दाल चावल नहीं खा सकते दिन में 3 बार, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेम पार्टनर के साथ यू हैव टू ब्रिंग इन सम एक्साइटमेंट. लाइक 70 to 80% women don't discuss their fantasies because they have the fear of being judged. लड़कियों को बैड बॉयज इमेज वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है. इसका रीजन है when you really love someone, whatever intercourse you have with them, it feels a lot more pleasurable. Women tend to orgasm easily with a man who they have emotional connection with as compared to men. अगर आपके मॉम डैड आपको completely नहीं समझते, आपके siblings आपको completely नहीं समझते, आपके बेस्ट फ्रेंड से भी आपकी लड़ाई हो जाती है, कभी कभार डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो अपने पार्टनर से प्लीज एक्सपेक्ट ना करें कि वो परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा. लेट्स से कि एक पार्टनर है जो कि बहुत चिल्लाता है और आपने उनको 5-6 बार बोल दिया कि प्लीज ऐसे बदतमीजी मत करो, चिल्लाओ मत, मुझे बुरा लगता. एक बार उन्हीं का स्टाइल में उनको रिप्लाई कर दे और फिर बोले कैसा लगा आपको? बुरा लगा, मुझे भी लगता है, इसलिए मत करो. ओके, सो मेन एंड वुमेन में दोनों में कंडीशनिंग कैसे होती है? कि मेन आर प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन, मेन आर प्रोग्राम टू प्रोवाइड. विमेन की प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऑपोजिट है. दे आर प्रोग्राम टू नर्चर, केयरिंग, लव. जब ब्रेकअप होता है तो ज्यादा परेशान कौन होता है, बंदा या बंदी? ब्रेकअप के बाद परेशान वो होता है जिसने ज्यादा प्यार किया. सो हम सभी की लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. और सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें रिलेशनशिप. आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ या आपके पार्टनर के साथ. और जब बात आती है पार्टनर की, तो अगर बात करें यंगस्टर्स की, जो भी जवान लोग हैं, अभी अपने कॉलेज में हैं या अपने जॉब में हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई है, इवन जिनकी शादी हो भी गई है, तो भी वो अपने पार्टनर को कई बार ऐसा होता है ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो उस तरह से बता नहीं पाते हैं, या क्या उनके अंदर फीलिंग चल रही है उनके लिए, क्या सोचते हैं उनके बारे में लेके, वो कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो ये ज़रूरी होता है कि हम समझें कि हमारा पार्टनर जो है उसकी इस टाइम मेंटल हेल्थ कैसी है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, वो क्या सोच रहा है और इस टाइम पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए या उससे किस तरह की बातें करनी चाहिए. तो बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले को, अगर आप एक लड़का हो तो एक लड़की को, और अगर आप एक लड़की हो तो एक लड़के के मेंटल मॉडल को समझो, क्योंकि दोनों के मेंटल मॉडल्स बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं. सो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकअप से कैसे डील करें, सच्चा लाइफ पार्टनर कैसे देखें, कैसे चुनें. शादी अगर आपको करनी है तो आप अपने पार्टनर का चुनाव किस तरह से कर सकते हो, उसमें क्या क्वालिटीज़ हो सकती है जो आपको देखनी चाहिए. और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ को कैसे समझें ताकि आपकी लड़ाई झगड़े कम से कम हो. तो स्वागत है सर आपका द डिकोड शो पे. कैसे हो आप? हरे कृष्णा, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर कमिंग. और सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि इतने सारे ब्रेकअप आजकल क्यों हो रहे हैं? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आजकल लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये एक फ्लॉड माइंडसेट है. आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एक इल्यूजन है ऑप्शंस का जो क्रिएट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से. चाहे वो डेटिंग ऐप्स हो या वो मैट्रिमोनियल ऐप्स हो, आपको लगता है आप एक स्वाइप करेंगे और आपको पार्टनर मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. एक स्वाइप करने से, मैच करने के बाद जो बातें होती हैं, वो बातें कितने लेवल पे जाती हैं, कितना डीप कॉन्वर्सेशन होता है, कितना आप एक दूसरे को जान पाते हैं, किस लेवल तक, और उसके बाद वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 1-2 महीना तो जानने में निकल गया. राइट. फिर जब आप रिलेशनशिप में हैं तो वो इंसान पहले रिलेशनशिप से कैसे बिहेव करता है और रिलेशनशिप के बाद कैसे बिहेव करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. जब आप इन सब चीज़ों को जांचते हैं, परखते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट, अपनी फीलिंग्स डालते हैं, उसके बाद आप एक डिसीजन जो है सही ले सकते हैं कि ये इंसान मेरा पार्टनर बन सकता है, क्या मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ या नहीं. और आजकल मुझे लग रहा है कि लोग इतनी जल्दबाजी में हैं
रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि कोई ना अकेला नहीं फील करना चाहता। राइट और ये बहुत कम एज से स्टार्ट हो गया। आई थिंक 13-14 इयर्स के बच्चे जो वो भी आजकल अपने बिल्कुल, पार्टनर क्योंकि ये फैशन है, ये आजकल कूल फैक्टर है। ओके और जो आजकल सिंगल है उसको लगता है अरे तुम तो सिंगल हो, तुमने तो कुछ नहीं तुम्हारी किया कोई life value में, नहीं है तुम्हारी कोई society वैल्यू में। नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में होने से अब हमारी खुद की जो मार्केट वैल्यू है या इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने साथ ही खुश नहीं हो तो पार्टनर के साथ भी खुश नहीं होगे या फिर उसको भी परेशान कर दोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सही पार्टनर जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करे, आपको फिजिकली समझे, आपके चैलेंजेस, आपके स्केड्यूल्स, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके हिसाब से एडजस्ट करे, अडेप्ट करे और अंडरस्टैंडिंग बनाए, अपनी लाइफ को भी वहाँ पे प्लेस करे। एक रिलेशनशिप एक पजल की तरह होता है। ओके तो जहाँ पे छोटे छोटे पीसेज जब फिट होते हैं तो पजल कंप्लीट होती है। तो जब ये पजल आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ के साथ, एफर्ट्स के साथ, बिहेवियर के साथ कंप्लीट होती है, तब वो लंबी टिकती है। अदरवाइज तो आपने कोई भी पीस यहाँ वहाँ घुसा दिया तो वो पजल जल्दी टूट जाएगी। इस तरह से ही रिलेशनशिप जल्दी टूट जाते हैं अगर गलत इंसान के साथ आप करने की कोशिश करेंगे। ओके अगर बात करें गलत और सही की तो ये हर इंसान के लिए बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। हो सकता है आपके लिए जो गलत हो दूसरे इंसान के लिए सही हो। बिल्कुल। तो किसी भी इंसान को अगर एक बेसिक रूल की बात करें तो क्या एक बेसिक आप ब्लूप्रिंट कह सकते हैं जिसे फॉलो करना चाहिए फॉर परफेक्ट पार्टनर? परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता बट ठीक है आपके लिए जो कॉम्पैटिबल है, कॉम्पैटिबल इज द राइट वर्ड। करेक्ट। तो आपको अपना कॉम्पैटिबल पार्टनर खोजने के लिए किसी लड़के को या लड़की को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, दो टाइप की मैच्योरिटी होती है। एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ की मैच्योरिटी, एक होती है इमोशनल मैच्योरिटी, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये होनी बहुत ज़रूरी है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। अगर एक से होगी तो दूसरे में गैप आ जाएगा, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी। तो आपको ज़रूरी है ये देखना कि क्या वो इंसान मैच्योर है, दुनिया के आगे कैसे बिहेव करता है, और मैच्योर है मेरे साथ कैसे बिहेव करता है, नंबर 1। क्योंकि अगर वो इंसान जैसे आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है लेकिन अपने करियर को लेके एम्बिशियस नहीं है, तो वो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है अगर आपके आने वाले टाइम पे आप एक इंसान पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाए, ठीक है। तो वो मैच्योरिटी होनी ज़रूरी है कि लाइफ को कैसे हम मैनेज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इमोशनल मैच्योरिटी से मतलब ये है क्या वो इंसान आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, आपके एफर्ट्स को समझता है और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। इक्वल एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब आप फिर बोलोगे इक्वल एफर्ट्स कुछ नहीं होते क्योंकि जो एक इंसान ज़्यादा करता है कोई इंसान कम करता है। हाँ, ये सही है कि लोग इक्वल एफर्ट्स नहीं डालते, और इक्वल अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू मेन और अकॉर्डिंग टू विमेन, Right. दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। तो इसमें यह है कि एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बहुत सिंपल सा मंत्र देता हूँ यहाँ पे। ओके अगर आपके मॉम डैड आपको कंप्लीटली नहीं समझते, आपके सिबलिंग्स आपको कंप्लीटली नहीं समझते, आपके बेस्ट फ्रेंड से भी आपकी लड़ाई हो जाती है, कभी कभार डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो अपने पार्टनर से प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि वो परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगी। जैसे आप अपने मॉम डैड के साथ गिव अप नहीं करते, आपको पार्टनर के ऊपर गिव अप नहीं करना है। जब आप वर्कआउट करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, तभी वो रिलेशनशिप आगे जाके बेटर बनेगा। तो हमेशा जब भी डिसएग्रीमेंट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, डिस्कशन करिए, ये सोच के करिए कि ये प्रॉब्लम को हम आगे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। Okay. तो फ्यूचर बेस्ड डिस्कशंस रखने ज़रूरी हैं। जहाँ तक रही बात इमोशनल मैच्योरिटी की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। कई लोग ऐसे हैं जिनको, फॉर एग्जांपल मोस्ट मेन डोंट वांट अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरा स्केड्यूल, मेरा काम बहुत बिजी है, मैं फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता हूँ, अपने भी सारे सब कुछ चैलेंजेस देखता हूँ। तो शायद उसको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए वो इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस है। बट फॉर अ वुमन उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फॉर अ वुमन इट्स अबाउट लव, केयर, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स। शी वॉन्ट्स टू फील पैम्पर्ड। जब वो डाउन है, उसका मूड डाउन है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि मेरे को ज़्यादा अटेंशन मिले उस टाइम पे, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे बोलेंगे कि मेरी तो मीटिंग है, तो वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करेगी। हो सकता है उसको ओवर थिंकिंग के थॉट्स आने स्टार्ट हो जाए कि ये तो मेरे को मेरे बुरे टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी ज़रूरी है कि देखो मेरी आज मीटिंग है, मैं आज अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो वो जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना बताएंगे अपने पार्टनर को, और जितना आपके पार्टनर समझेंगे, राइट, वो इमोशनल मैच्योरिटी में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे छेड़े हैं। पहला ये कि आपको अपने लाला लैंड में नहीं रहना है, कि आपकी लड़ाई नहीं होगी, बस प्यार प्यार होगा और कोई बातें नहीं होंगी। तो डेफिनेटली आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे,
और अगर आपके जो भी सराउंडिंग्स में लोग रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, उनसे अगर आपकी नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपका नेचर थोड़ा उस टाइप का है जो चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उस पर आवाज़ उठाता है, ठीक है वो भी। बट फिर अपने पार्टनर के साथ भी ये चीज़ आप रखो कि ठीक, अगर वो भी, उससे भी आपकी कुछ अनबन हो रही है तो उस टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई, समझ सकते हो सकता है उसकी तरफ से प्रॉब्लम हो या आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, बट दोनों को मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम थी, अब फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे कि ये चीज़ अवॉइड करें। करेक्ट, तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। इसमें एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही आज तो कल भी नहीं बनेगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही तरीके से कम्युनिकेट किया, ठीक है, कान पकड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कभी कभार घुमा के भी आप कान पकड़ सकते हैं। तो पॉइंट ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट बोलेंगे तभी वो इंसान समझे। बहुत सारे मेन हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं मैंने एक बार बोल दिया ना तो समझ जाओ, बट सामने वाला इंसान तो आपकी तरह ऑपरेट नहीं करता। वो आपके कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है, आपकी सिटी के बैकग्राउंड से नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से शायद अवेयर ना हो। तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने की ज़रूरत है, एक बारी में गिव अप ना करें, डिफरेंट टाइप से ट्राई करें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दें। कई लोग अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स से बहुत अच्छा सीख पाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि एक पार्टनर है जो कि बहुत चिल्लाता है या बहुत गाली गलौज करता है या करती है, आजकल तो सब इक्वल है, ठीक है। तो अगर वो करते हैं और आपने उनको 5-6 बार बोल दिया कि प्लीज़ ऐसे बदतमीजी मत करो, चिल्लाओ मत, मुझे बुरा लगता है, डोंट डू दिस, एक बार उन्हीं का स्टाइल में उनको रिप्लाई कर दे और फिर बोले कैसा लगा आपको, बुरा लगा, मुझे भी लगता है, इसलिए ये मत करो। आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड गिविंग पीपल अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो कभी कभी ये एक्सट्रीम केस है, कभी कभी ज़रूरत है, लेकिन कोशिश करें कि एक बारी में एक्सपेक्ट ना करें कि एफर्ट एक बारी में दिया तो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, सो मेन एंड वुमेन में दोनों में कंडीशनिंग कैसे होती है किसी भी इमोशन को लेके? सपोज अगर हम बात करें लव की, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी अगर एक मैं मेन हूँ, और वुमेन के केस में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, दोनों के केस में क्या डिफरेंस आता है, बेसिक डिफरेंस क्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत डीप सवाल है ये, और ये वो बेसिस है जिससे सारे रिलेशनशिप सॉर्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आप फंडामेंटली अपने पार्टनर को डीप लेवल पे जाके समझ रहे हैं कि उसकी नीड्स क्या है। ओके, अब जनरली हम बात करते हैं तो ये आता है आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। एज अ थेरेपिस्ट विद ओवर डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि मेन आर प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन, मेन आर प्रोग्राम टू प्रोवाइड। तो इफ ये शायद गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि एक इंसान, एक आदमी, इनफैक्ट अ मैन, इफ ही इज नॉट अर्निंग इज नॉट रिस्पेक्टेड। ओके, ओनली विमेन एंड चिल्ड्रन आर लव्ड अनकंडीशनली। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, राइट? ठीक है। तो मेन आर प्रोग्राम टू प्रोवाइड। एक मैन जिंदगी भर अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करता है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रगल करता है। उसको जज किया जाता है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है। अगर वो कल को प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके खुद के पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं उसको। जिंदगी भर उसकी कंडीशनिंग इस चीज़ पर आप नोटिस करिए, बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली सुसाइड होते हैं। क्योंकि बच्चा 5-6 साल का है, उसको बोला जाता है बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। और आजकल IIT की जो प्रिपरेशन है वो 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो बच्चे पे बचपन से प्रेशर है। तो जब वो IIT का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म है, तो वो सुसाइड की तरफ सोचता है। क्योंकि मेन, उनकी आइडेंटिटी की प्रोग्रामिंग की जाती है बचपन से, उनको प्यार नहीं दिया जाता, ठीक है। लॉट ऑफ मेन गेट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर डैड्स, दे डोंट गेट लव, दे गेट अप्रिशिएशन व्हेन दे अचीव समथिंग। उन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, तब उनको अप्रिशिएशन या प्यार मिला। और मॉम से प्यार अगर वो लकी है तो मिल जाएगा, नहीं तो मॉम भी बोलेंगे कि बेटा गुड जॉब, अच्छा आज तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। क्योंकि उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग है। तो जो अगर पेरेंट्स हेल्दी प्यार दिखाया है तो आपको हेल्दी लव की अंडरस्टैंडिंग होगी एज अ मैन। बट बायोलॉजिकली आपकी प्रोग्रामिंग इज टू प्रोवाइड, टू प्रोटेक्ट। ओके, विमेन की प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोग्राम टू प्रोवाइड, दे आर प्रोग्राम टू नर्चर, केयरिंग, लव की उनकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई विमेन आर मल्टीटास्कर्स। वो घर का काम भी करती हैं, अपनी लाइफ भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और हो सकता है अगर एक्स्ट्रा काम कर रही हो तो विमेन आर बेटर एट मल्टीटास्किंग देन मेन, ठीक है। बट मेन आर बेटर एट फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उनकी इमोशनल कैपेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ विमेन टॉलरेट abuse, emotional abuse, toxic abuse for many years. Men don't. Men
टेक अ स्टैंड, ठीक है, जैसे उनको दिखता है जितना टॉलरेट कर सकते हैं उसके बाद उनकी लिमिट जल्दी मीट हो जाती है। ओके। तो यहाँ पे बायोलॉजिकली विमेन आर प्रोग्राम टू नर्चर, टू केयर। तो व्हेन अ वुमन डजंट गेट केयर, शी फील्स कि मैं ही सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ, आई एम द गिवर, आई एम ऑलवेज द वन डूइंग एवरीथिंग, पुटिंग इन द एफर्ट्स, वो डिसअपॉइंट हो जाती है बहुत जल्दी। यहाँ पे ज़रूरी है कि बायोलॉजिकली समझें कि विमेन की नीड्स क्या है, लव की है, केयर की है, अटेंशन की है, नर्चरिंग की है, पैम्परिंग की है। और अ मैन, उसके ज़रूरी है उसका काम, उसकी आइडेंटिटी, उसके गोल्स, उसके एम्बिशंस, ये उसको इंटरनली ड्राइव करते हैं। और वो क्यों करता है? अपनी फैमिली के लिए। अगर उसकी अपनी खुशियाँ साथ में मीट होती हैं तो वो बड़ा खुश है, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी पहले प्रोवाइड करेगा अपनी फैमिली को, अच्छी लाइफ Okay. देगा, फिर अपने बारे में सोचेगा। ये जनरली केसेस में ये होता है। अब 2 पार्टनर्स मिले, उनको पहले एक कम्युनिकेशन का चैनल डेवलप करना है। आप देखिए, एक बहुत सक्सेसफुल केस है आजकल, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट विराट एंड अनुष्का, राइट। ठीक है, कि विराट आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद बैंगलोर आफ्टर व्हाट 18 ईयर्स समथिंग, सबसे पहले वो अनुष्का का वेट कर रहा था। पहली बात तो ये गलत है क्योंकि वो सारे अपने टीममेट से मिला, राइट। ठीक है, लेकिन ये हम जो कैमरा पे देखते हैं ना, हम वो अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं। हाँ। उसने वेट किया, लेकिन आपको कैसे पता कि ये एक पीआर स्टंट नहीं है? A lot of women are getting very happy about it कि see, this is what we expect, a man should, you know, give all his success to us. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रोल नहीं है, आपका रोल है, लेकिन प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करिए कि हो सकता है वो पीआर स्टंट भी हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सच में हो सकता है, चलो पॉसिबिलिटी लेते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो दोनों विराट एंड अनुष्का एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कम है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ओके। तो आप नोटिस करिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं। आप कुछ भी बोलते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं। गलत भी बोल रहे होगे, टोक देंगे, लेकिन सपोर्ट करेंगे। हाँ। ये अगर आप अपने रिलेशनशिप में क्रिएट कर लें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्रा हो सकता है, जो कि हम विराट और अनुष्का से सीख सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं इसको समराइज करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो कम्युनिकेशन चैनल है, एक तो ना हम अपने रिलेशनशिप को ना हैवी बना देते हैं। हम बोलते हैं हस्बैंड, वाइफ, लाइफ पार्टनर। मत करो, ट्राई टू बिहेव लाइक अ टीम। एक टीम की तरह ऑपरेट करो, एक माइंडसेट कि मेरा ये रोल्स हैं, इसके ये रोल्स हैं, जहाँ पे ये फॉल्ट करेगी मैं सपोर्ट करूँगा, जहाँ पे आई एम हैविंग अ बैड डे और मेरे कुछ चैलेंजेस आ गए तो शी विल सपोर्ट। जब एक टीम माइंडसेट से आप ऑपरेट करते हैं तो आप ना एक दूसरे को ना वैसे नहीं देखते कि यार मेरी इससे एक्सपेक्टेशन थी, इसने नहीं किया। आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं, बट वो डेवलप करने में टाइम लगता है। और उसके लिए जो दिमाग के अंदर है ना कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं हमेशा ऊपर हूँ, या मैं वाइफ हूँ, मेरी तो सारी बात मानी जानी चाहिए, व्हाई इज ही नॉट लिसनिंग टू मी, इस माइंडसेट को थोड़ा सा डिस्कार्ड करिए और टीम माइंडसेट के साथ ऑपरेट करिए कि कॉमन गोल क्या है। बच्चे हैं, लेट्स से कॉमन गोल, या फैमिली की अपब्रिंगिंग है, या खुद के सक्सेस, दोनों के करियर में सपोर्ट है, तो वो कॉमन गोल लेके चलेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। राइट। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि मेल और फीमेल दोनों का प्रॉब्लम्स को लेके अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। Yes. एक मेल को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल वो क्या करता है कि उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सोचता रहता है। वो डिस्कशन करना पसंद नहीं करता है कि लोगों से जाके बात करे कि क्या होगा। उसे लगता है ये वीकनेस की निशानी है, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को बता के सॉल्यूशन उनसे लेना। उसका रहता है कि मुझे शांत रहने दो, वो अंधेरे में बैठेगा, अकेला हो जाएगा और जाके वहाँ पे उसका सॉल्यूशन सोचेगा और वहाँ से तब निकल के आएगा जब उसके पास कोई सॉल्यूशन होगा और फिर वो नॉर्मल बिहेव करेगा। एक फीमेल के केस में बहुत अलग होता है। जब फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सॉल्यूशन सोचती है कि क्या सॉल्यूशन होगा, बट वो बहुत ज़्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो जाके अपने फ्रेंड्स के बीच में गॉसिप करेगी, गॉसिप नहीं मतलब डिस्कशन करेगी कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे अपने पार्टनर से बताना चाहेगी, मेन से बताना चाहेगी। लेकिन जो वो आदमी रहेगा, अब उसका तो नेचर है कि वो तुरंत सॉल्यूशन देगा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो वो सॉल्यूशन देने लगेगा कि इसका ये सॉल्यूशन है। और फिर वो इस बात पे इरिटेट होगा कि उसके सॉल्यूशन को वो अप्लाई क्यों नहीं कर रही है। Right. जबकि वो सुना सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि उसे सुनाना है, अपनी प्रॉब्लम को उसे बताना है, उसे एम्पैथी लिसनिंग चाहिए, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो इसलिए आपको नहीं बता रही है क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए। उसका मन है कि मेरी प्रॉब्लम को कोई सुने Right. और मुझे उसमें सपोर्ट करे, मेंटली थोड़ा सा मेरे को पैम्पर करे, बातों को मेरे सुने, मुझे अच्छा फील कराए। मुझे सॉल्यूशन पता है, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इस पे क्या टेक है आपका? तो ये बिल्कुल सही है, ओके। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें एक चीज़ है कि मेन
और ये सबसे बड़ा जो उनका मोटिवेशन है यहाँ पे, या जो कंडीशनिंग मैं बोलूंगा, इज अ मैन हु डिस्कसेस हिज प्रॉब्लम्स ओपनली इज जज्ड एज बीइंग वीक, कि मेंटली आप वीक हो और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो वो फियर ऑफ जजमेंट कहीं पे आता है मेन के Okay. अंदर। लेकिन मेन डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स विद देयर क्लोजेस्ट और बेस्ट फ्रेंड्स, सिर्फ उन्हीं को पता होगा। तभी हर एक ज़्यादातर एक मेल की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको सारे राज पता है, ठीक है, कि क्या क्या किया है या क्या क्या हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं साथ में। बट ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की सारी बातें, अपने पर्सनल चैलेंजेस बेस्ट फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन आ जाती है, एक सीक्रेट लाइन है जो क्रॉस नहीं करते कई मैन, कि अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ को बहुत पर्सनल रखते हैं। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग आती है, करेक्ट, एंड दैट्स वाई मैन ट्रेडिशनली आर द वंस हु सीक आंसर्स, चाहे वो रीडिंग करके करें, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस देखें, चाहे वो कोर्स करें, या किसी लर्नड विजडम या कोई कंसल्टेंट के पास चले जाएं, राइट। ठीक है, बट वो आंसर्स ढूंढते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। विमेन के साथ दे सीक इमोशनल सपोर्ट मोर, एंड एट द सेम टाइम विमेन आर ऑल्सो बीइंग कंडीशन्ड आफ्टर लाइक 10, 20, 30 years से, कि उनको बताया जा रहा है कंटिन्यूसली, न्यूज़ चैनल्स, बॉलीवुड मूवीज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, कि यू आर बीइंग सप्रेस्ड बाय मेन। तो एक ये मेंटालिटी उनको फीड की जा रही है, जो कि कुछ हद तक सही है, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कभी एग्जैजरेट भी हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल फेमिनिस्ट मूवमेंट बिल्कुल सही था, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में कब से टर्न हो गया? राइट। तो वो सूडो फेमिनिज्म बन गया। सूडो फेमिनिज्म क्या है कि विमेन शुड बी गिवन द प्रायोरिटी, प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट। राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, सम विमेन फील ऑब्लिगेटेड कि मैं तो बताऊंगी बट तुम चुपचाप सुनो। ओके। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मेन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार व्हाट डज शी वांट, शी वांट्स टू लिसन, इफ शी वांट्स माय हेल्प शी विल आस्क मी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये अगेन ये आपको डिस्कशंस और ओपन चैनल से वहां पे आपको पहुंचना है। एज फार एज विमेन आर कंसर्न्ड, women are dealing with a lot of hormonal challenges and emotional ups and downs every month. ओके। menstruation cycle से पहले PMS हो जाता है, या उसके बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके हार्मोन्स अप एंड डाउन है। आजकल की डाइट की वजह से, हाई स्ट्रेस जॉब्स की वजह से, ठीक है, ऑलवेज डूइंग समथिंग, एक्टिव रहने की वजह से हमेशा आवर बॉडी इज अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, जो कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा है, जैसे एड्रेनलिन भी ज़्यादा हो गया है, आपका ऑटोमेटिकली आप हर एक के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी फीलिंग डाउन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग। तो आपका सैड मूड रहता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि सबकी दुनिया तो बड़ी अच्छी है, मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कंपेरिजन में गए, तो कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ से खुशी चलेगी, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया घर है, बढ़िया खाना खा रहे हो, बढ़िया जॉब है, सब कुछ सही है, पेरेंट्स सही है, एवरीबडी इज ओके, नोबडी इज इल। बट क्योंकि आपने वो एक्स्ट्रा देख लिया, आपने कंपेयर कर लिया और आपने खुद को सैड कर दिया यहाँ पे। ओके। तो फॉर विमेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं इमोशनली, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मैं इमोशनली कब ट्रिगर हो जाती हूँ। अ लॉट ऑफ विमेन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्ट मेन टू अंडरस्टैंड विदाउट कम्युनिकेशन। उनके ट्रिगर है, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि वो ट्रिगर हो गई है। नहीं, मैं ट्रिगर नहीं हूं, मैं तो बस अपसेट हूं। आप ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है एक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है और आपका जो रिस्पॉन्स है उस पर बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी हर बार बढ़ती जा रही है। छोटा सा एग्जाम्पल, लेट्स से इंटरप्टिंग समबडी। आपको इंटरप्ट होना पसंद नहीं है, सामने वाले को भी पसंद नहीं है इंटरप्ट होना। राइट। तो आप इंटरप्ट किए जा रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो भूल जाऊंगी, ये थॉट ना मेरे दिमाग से निकल जाएगी, मेरे को तो अभी बोलना है, अभी बोलना है। अरे वो इंसान भी तो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, वो भी तो सुन रहा है, उसके दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, राइट, जो उसे बोलनी है। तो आप इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? आपकी थॉट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर काम नहीं करना इस टाइम पे। आप कह रहे हो कि मैं तो होल्ड नहीं करूंगी अपनी थॉट, मैं तो प्रिविलेज्ड हूं, तुम सब कुछ सुनो। तो ये अनफेयर हो जाता है। ओके, ठीक है। तो इंटरप्ट करना इज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वेरी क्लियरली। मेल करे या फीमेल करे, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, एंड इफ यू आर डूइंग इट, आस्क परमिशन, हे कैन आई इंटरप्ट यू हियर, आई एम सॉरी बट आई वॉन्ट टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट। अगर आप कह रहे हो कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, एंड आई एम नाउ टॉकिंग टू विमेन प्रिडोमिनेटली, क्योंकि ये उनका एक्सक्यूज है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, गेट अ नोट पैड, लिख लो। फ़ोन पे आपकी चैट्स है 50, अपने नाम का एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, उस पर डाल दो ही सेड दिस। ठीक है। जब वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो वही आपके लिए विजुअल इंडिकेटर रहेगा कि ओ ही आंसर्ड।
सी मैं कितना बोलती हूँ, उसने सब सुना मेरी सारी बात, बट डोंट एक्सपेक्ट अ मैन टू नेवर रिप्लाई. कॉन्वर्सेशन कैन नॉट बी वन साइडेड. आप वन साइड कर रहे हो तो आप डोमिनेशन कर रहे हो, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है. ओके तो ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ों को समझें कि हाउ विमेन रिस्पॉन्ड, हाउ मेन रिस्पॉन्ड. ओके. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ब्रेकअप होता है तो ज़्यादा परेशान कौन होता है, बंदा या बंदी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे और किसी भी लड़के का ब्रेकअप होता था तो हम सारे दोस्त मिलके सब दारू में बैठते थे और समझा रहे होते थे कि भाई परेशान मत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू ही परेशान हो रहा है, छोड़ दे, मत सोच उसके बारे में, दूसरी बंदी आ जाएगी लाइफ में. उधर लड़कियों के हॉस्टल में भी सेम चीज़ चलती है कि यार लड़के ऐसे ही होते हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, Correct. भूल के दूसरी लड़की पे फोकस करेगा, तू क्यों परेशान हो रही है? तो परेशान होता कौन है ब्रेकअप के बाद, लड़का या लड़की? ब्रेकअप के बाद परेशान वो होता है जो जिसने ज़्यादा प्यार किया होता है. या जिसने ब्रेकअप नहीं किया होता है. एक बंदे ने ब्रेकअप किया, एक ने नहीं, वन साइडेड आप कह सकते हो. वन साइडेड भी कह सकते हैं, लेकिन वन साइडेड में भी अगर एक इंसान ने जैसे बहुत प्यार किया और दूसरे वाले इंसान ने चीट कर दिया ओके या लाई कर दिया कि बहुत एक्सट्रीम हो गया, मैं आई कांट टॉलरेट, ओके तो प्यार उसने किया है, मान लो अगर उसी ने ही रिलेशनशिप को एंड भी किया तब भी सफ़र वही करेगा, ओके क्योंकि सामने वाला इंसान तो चीटिंग में या लाइंग पे ऑलरेडी आगे मूव ऑन हो चुका है. तो जो ज़्यादा प्यार करता है ब्रेकअप के बाद वो ज़्यादा सफ़र करता है. अब इसीलिए आप नोटिस करिए बहुत लोग आज की डेट में लव नहीं करते, या तो वो अटैचमेंट को प्यार समझते हैं या लस्ट के साथ उन्होंने एक नेगेटिव एसोसिएशन डाल दी है कि लस्ट इज लव. नो, ये अटैचमेंट और लव में क्या डिफरेंस है? अटैचमेंट एक शॉर्ट टर्म है, अटैचमेंट सेल्फ सेंटर्ड है. आई एम अटैच्ड टू यू बिकॉज आई एम गेटिंग समथिंग. ओके. लव इज अनकंडीशनल. लव इज आई गिव यू एवरीथिंग. तुम जहां भी रहो खुश रहो, तुम जैसे हो तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी इज माई मेरी खुशी. prime responsibility. For Okay. example, the way our parents love us unconditionally and the way we give love to them unconditionally. Okay? You always keep them in your thoughts. ये है love. Because आप love में अगर आप expectation आ गई तो वो तो transaction हो गया. वो प्यार बट लव कैसे में रहा? भी फिर एक शादी वाली एक्सपेक्टेशन रहती है, तो क्या वहां भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? शादी की जो expectation है ना वो tricky है. क्योंकि जब आप एक इंसान को प्यार करते हो तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो. ये हमारी एज ह्यूमन बींग्स हमारी प्रोग्रामिंग है. राइट राइट. that you want to spend your life with this person because you're so happy with them. अगर आप उनके साथ शादी की नहीं सोच रहे तो यानी कि या तो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं कि मैं कमिटमेंट फोबिक हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, और कमिटमेंट फोबिया या ट्रस्ट इश्यूज हमेशा फियर ऑफ गेटिंग हर्ट से आते हैं. यानी कि पास्ट में आप इतनी बार हर्ट हुए हो कि किसी ने आपको कमिटमेंट में जाने से डरा दिया कि तुम अगर प्यार करोगे या तुम कमिटमेंट पे जाओगे तो तुम हर्ट होगे, तो आपका फियर ट्रिगर होता है. ठीक है, लेकिन शादी की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है. और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड्स अच्छे हैं, व्हाई शुड यू नॉट गेट मैरिड? प्रॉब्लम क्या है? ओके. एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि एक लड़का ब्रेकअप को कैसे डील करता है. हम दोनों की बात करेंगे, पहले लड़के की बात करते हैं. एक लड़का ब्रेकअप को डील कैसे करता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उसके इमोशन कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? सो लड़कों के साथ जब भी ब्रेकअप होता है तो हमने कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेते हैं. कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने का तरीका, अपना अपना बिहेवियर. आपने जैसे कि एग्जांपल दिया कि अल्कोहल का, ठीक है, तो अल्कोहल इज एन एस्केपिज्म कि मैं सोचना नहीं चाहता इसलिए मैं इतना पी लूंगा कि मेरा दिमाग एकदम जोन आउट हो जाए. तो वो कोप करने का तरीका है, कोपिंग मैकेनिज्म है, और आप एस्केप कर रहे हो. दोस्तों के साथ चले गए या फिर आपने अकेले बैठ के भी अगर ड्रिंक किया, सोच तो आप उसके बारे में रहे हो. ठीक है, आप वही पुरानी यादों को रिलिव कर रहे हो, वही पेन को रिलिव कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा उस पेन से डील ना करूं, तो अल्कोहल से नंब कर लेते हो अपने दिमाग को. सिमिलरली इज फॉर पीपल हु स्मोक अप. ठीक है, सेम थिंग इज फॉर स्मोकिंग अप, या फिर ड्रग्स ऑल्सो जो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो रही है नाउ. तो लड़के कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं. विक्टिमाइज नहीं करते खुद को कि यार मेरे साथ ही गलत होता है, ऐसा कुछ? सो सेकंड, हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, 2-3 टाइप के और कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं इसमें. ठीक है. एक आता है कि माउंटेन्स आर कॉलिंग. अगेन वो भी एस्केपिज्म है कि ट्रैवल करने चले गए, कि मैं अपना दिमाग भटका लेता हूँ, कि एस्केपिंग फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम से हम दूर चले गए तो मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई. राइट राइट. थर्ड है वर्कोहॉलिज्म. काम में इतना ज्यादा लगा देंगे खुद को, हद से ज्यादा काम ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी. हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, बिल्कुल. या फिर जिम चले गए कि आई विल मेक माई सेल्फ बेटर,
ठीक है, कि मैं इतनी बढ़िया बॉडी कर लूंगा कि यू विल कम बैक टू मी, ठीक है, Right. क्योंकि वहां पे उनको इनसिक्योरिटीज होती है कि उसने मेरे को छोड़ा शायद मेरे लुक्स की वजह मेरे से। लुक्स की वजह से या मेरे में कोई कमी रह गई थी। अगर मनी की कमी लगती है तो काम ज़्यादा करते हैं, पैसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, लेकिन बट किंतु परंतु ये भी सच है, men fall in love very less as compared to women. Women are biologically programmed to produce or to give birth or life. तो वो हार्मोनली उनके एक्टिव हार्मोन्स जैसे होंगे, दे विल जनरेट दोज फीलिंग्स, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से कि women fall in love faster or through their ears, men fall in love from their eyes, ठीक है। बट इफ अ मैन फॉल्स इन लव, उसको बहुत टाइम लग जाता है मूव ऑन करने के लिए कंप्लीटली, उसको क्लोजर मिल भी जाए, वो प्यार करता रहता है। दैट्स व्हाई वीव हर्ड ऑल दीज आशिक वाला स्टेटमेंट्स के आई हैव ओनली लव्ड वन वुमन इन माय एंटायर लाइफ, आई हैव नेवर लव्ड समबडी एल्स। एक और कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आता है, गेटिंग इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल कैजुअल्स, कमिटमेंट नहीं देंगे, सिचुएशनशिप हो गई, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गए, तो एक दूसरे से दूसरे तीसरे से, जो कि आजकल विमेन भी कर रही हैं, दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू द अदर बिकॉज दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द फर्स्ट वन। लेकिन लस्ट इज नॉट लव, और लस्ट आपको टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन देता है, मोमेंटरी। जैसे ही जो आप सेक्स खत्म कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली गिल्ट आनी या नेगेटिव फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, और यू गेट अ फीलिंग ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, ओके कि कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? क्योंकि प्यार नहीं था। इस एक इंसान के साथ आपकी बॉडी तो कनेक्ट हो गई, लेकिन सोल में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आई, वो अंदर की फीलिंग्स नहीं आई। दैट्स व्हाई व्हेन यू रियली लव समवन, whatever intercourse you have with them, it feels a lot more pleasurable. Women tend to orgasm easily with a man who they have emotional connection with as compared to men. Okay. So ये कुछ चीज़ें हैं, but men find it difficult to move on. Women are biologically programmed to move on. लड़कियां कैसे करती हैं ब्रेकअप से डील? आजकल बहुत ज़्यादा जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू द अदर हो रहा है, आजकल हो रहा है, पहले नहीं था ज़्यादा, अगेन बिकॉज ऑफ डेटिंग एप्स की अवेलेबिलिटी की वजह से। वर्कोहॉलिज्म भी आजकल विमेन में ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे रिलेशनशिप नहीं करना, दूर रहती हैं। थर्ड इज दे टेंड टू ट्रैवल अ लॉट मोर, तो they're displaying a lot of traits of a man generally, because women आजकल men से actively compete कर रही हैं in every field, so they are also displaying certain behavior attributes. When it comes to their alone time, और यहाँ पे चीज़ें सिमिलर हैं मेल और फीमेल के बीच में। A man, when he's alone, he will also be remembering the good times in the relationship. A woman, when she's alone, she's also remembering the good times. And a woman is always comparing every man that comes into her life with the best one. A man is looking for the best one, कि यार मेरे को इसने प्यार किया था, ये मेरी प्यार की बार है जो सेट हो गया है, राइट। तो मुझे वैसा ही चाहिए, उससे नीचे पे मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा या पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा, खुश नहीं होऊंगा। विमेन का बार नहीं है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर सिमिलर कनेक्शन, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो सैड एंड दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग, ये उससे मैच नहीं करता, ये मैच करता है। तभी आप नोटिस करो कि विमेन गेट इनटू अ लॉट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। Why are women getting into more toxic relationship and why are men the one being more toxic? Because women listen to the words, they don't look at actions. ओके आप कंसिस्टेंसी नहीं देख रहे हो। एक इंसान ने फ्लर्ट किया, वो आपके साथ अवेलेबल है, उसने कॉम्प्लीमेंट्स दिए आपको, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, आपको लग रहा है ओ दिस गाय रियली लव्स मी, आई शुड गिव हिम अ चांस। यू हैव टू लुक एट हिज बिहेवियर ऑल्सो। अ लॉट ऑफ टाइम मेन, एंड दिस इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग बाय अ नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है, मैनिपुलेटिव टैक्टिक है लव बॉम्बिंग, के स्टार्टिंग में इतनी अटेंशन दो, इतने गिफ्ट्स दो, इतनी पैम्परिंग दो कि सामने वाले इंसान को फील होने लग जाए कि ये इंसान तो सच में सीरियस है, राइट, ये सच में प्यार करता है। और तभी कभी कभार देखते हो आपके लोगों को कि विमेन को फेक प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं मैरिज के, राइट, ठीक है। दे जस्ट वांट टू गेट इनटू देयर पैंट्स। रियलिटी ये है कि 1-2 महीने 3 महीने एफर्ट करूं, डेट करूं, हर दिन मिलूं, इससे की जाए मैं इतनी अटेंशन दे देता हूं, मैं झूठ बोलता हूं कि अरे दिस इज आवर कनेक्शन, दिस इज डेस्टिनी, ये वो, तो द वुमन विल ड्रॉप हर गार्ड्स, क्योंकि उसको डाउट होने लग जाएगा कि मे बी ही इज राइट एंड मे बी आई शुड गिव इट अ चांस। फिर इसमें वो फंस जाते हैं। फिर सच टॉक्सिक मैन व्हेन दे गेट व्हाट दे वांट दे मूव ऑन, क्योंकि उनके लिए आप एक ट्रॉफी हो, एक चेज हो, चेज खत्म, एक्साइटमेंट खत्म। ओके साहब, यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन है। आई थिंक मोस्टली लोग इस वीडियो को देखने भी इसी क्वेश्चन के लिए आए हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है
तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप? कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई सीधा आसान जवाब नहीं है। 3-4 पॉइंट समझते हैं। ब्रेकअप का रीज़न क्या था? अगर इनफिडेलिटी रीज़न था, चीटिंग था, लाइंग था, तो आप बच गए। ओके। तो आप बच गए, क्योंकि ये इंसान, इमेजिन करो, ये इंसान, आप काम पे जा रहे हो और आपको पता है कि आपकी पार्टनर हमेशा झूठ बोलती है या फिर किसी से बात कर रही है, तो क्या आप उस डर में जीना चाहते हो कि आज मेरे घर पे कौन आया होगा, या अगर आज मेरी पार्टनर बाहर गई है तो किसके साथ होगी? क्या ये सच बोल रही है, काम पे गई है, कहीं छुट्टी लेके कहीं और तो नहीं चली गई, कहीं मुझे ओयो में तो नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, डिटेक्टिव तो नहीं लगाऊं उसके पीछे? अगर आपके मन में ये थॉट्स आते हैं तो आप ऑलरेडी एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो। ओके। ठीक है, तो अगर लाइंग और चीटिंग पार्टनर है, बच गए आप, अच्छी बात है। अगर आपके रिलेशनशिप एंड होने का रीज़न है कांस्टेंट फाइटिंग, डिसएग्रीमेंट्स, जहाँ पे वो इंसान आपको ना सुन रहा है, ना समझ रहा है, ना आपकी बात मान रहा है, तो डू यू वांट टू लिव योर लाइफ विद समवन फाइटिंग द एंटायर लाइफ? इमेजिन करो, आपकी शादी हो गई और जो लड़ाई आप पहले फ़ोन पे कर रहे थे या एक दूसरे से मिलके करते थे, अब आप अपने मॉम डैड के सामने करते हो, क्या इज्जत रहेगी आपकी? क्या सोचेंगे आपके मॉम डैड आपके बारे में? क्या वो खुश होंगे कि मेरा बच्चा खुश है? तो वो फाइटिंग अच्छी है नहीं। अब चलो मान लो 3-4 साल हो गए, आप लड़ाई कर रहे हो, कभी कभी लड़ाइयाँ रुक जाती हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन फिर ड्रामे होते हैं कि बात नहीं किया जा रहा, कोल्ड शोल्डर है, खाना नहीं बनाया, ठीक है, आप घर पे आए हो, कोई है ही नहीं घर पे, बताया नहीं कि मैं अपने भाई के पास चली गई, मैं अपनी मम्मी के पास चली गई, कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, ठीक है, तो आप अपने आप को मेंटल टॉर्चर करते हो अगर एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जो आपसे कॉन्स्टेंटली डिसएग्री करता है या लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और अगर बच्चे हो गए आपके इस सिचुएशन में, क्योंकि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बच्चा कर लो सब सही हो जाएगा, Right. नहीं होता। प्लीज, आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, बच्चा करने से सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व नहीं होंगी। एक गोल मिल जाएगा, कॉमन गोल, कि बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब क्या हो रहा है, बच्चा का खर्चा कौन करेगा, इसकी फीस कौन पे करेगा, डाइपर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डॉक्टर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन पे करेगा? अब वो एक्स्ट्रा बर्डन आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक आप अपनी फाइट्स को रिजॉल्व नहीं करते, बच्चा नहीं करना चाहिए। और बच्चा अगर हो गया, बच्चे के आगे आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो बच्चे को क्या दिखेगा, मॉम डैड लड़ते रहते हैं, मॉम डैड खुश नहीं है, तो बच्चा भी सैड, बच्चा भी ये सीखेगा और वो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएगा कि लड़ना तो नॉर्मल है। राइट राइट। तो अगर आपकी जो भी पार्टनर है, अगर आप उसके बैकग्राउंड को चेक करें, मेल फीमेल दोनों, अगर उनके घर में ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाइयाँ नॉर्मल है, बदतमीजियाँ नॉर्मल है, चिल्लाना, चीखना, गाली देना नॉर्मल है, तो आप एक टॉक्सिक इंसान से शादी कर रहे हो, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये इंसान अभी तो मास्क पहन के बैठा है अच्छाई का, या बैठी है, ठीक है, दोनों प्रिटेंड करते हैं, तो वो मास्क उतर जाता है शादी के बाद, 1-1.5 साल के बाद या 6 महीने के बाद आजकल, तो फिर आप फंस जाओगे। अब ब्रेकअप के और रीजंस की बात करते हैं। अगर ब्रेकअप का रीज़न है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने एकदम से छोड़ दिया कि नहीं, दिस विल नॉट वर्क, तो आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैंने पूरे एफर्ट्स डाले टू मेक इट वर्क? जैसा मैंने बोला कि एक एफर्ट में, एक बारी में एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला इंसान 100% समझ जाएगा, ठीक है। जब आप बचपन में आप कोई लेट्स से मैथ्स या साइंस की कोई इक्वेशन नहीं समझ पाते थे, तो आपके टीचर्स बार बार समझाते थे ना। आपने बचपन में बहुत गलतियां की होंगी, तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको हर एक बात बहुत बार समझाई होगी। तो इंसान ज़रूरी नहीं है कि मैच्योर होने के बाद भी एक बारी में ही एक बात समझ जाए, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप मल्टीपल तरीके से ट्राई करें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करें, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच के साथ ट्राई करें, डिफरेंट मूड के साथ ट्राई करें। राइट। आप गुस्से में हर बात बोलोगे, सामने वाला इंसान नहीं मानेगा, वही प्यार से बात कर लो, कैन यू प्लीज डू दिस, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक दिस, कैन यू हेल्प मी, तो सामने वाला इंसान डिफेंसेस से आ जाएगा। तो अगर आपने ब्रेकअप किया ये सोच के कि एक ही बार लड़ाई है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पास के बैगेजेस कैरी कर रहे हो। आपके पास में लड़ाइयाँ हुई, आप अगेन दैट्स व्हाट आई सेड कि पीपल कंपेयर अ लॉट, एक्टिवली वो दिमाग के अंदर कंपैरिजन चलता रहता है। तो आपने ये कंपेयर किया कि अरे पिछले वाले ने भी लड़ाई की थी, इसने भी लड़ाई की, नहीं ये तो नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू, लड़ाई नेचुरल है, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स नेचुरल है। कैसे डील करते हो, अगर आपने ये नोटिस कर लिया, आपको अपनी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है। अगर आपका पार्टनर लड़ाई करने के बाद नॉर्मल रहता है,
आपने अग्री किया एक बात पे, कॉमन ग्राउंड पे अग्री कर लिया, और अब वो अंडरस्टैंडिंग बन गई, ओके। अब वो बिहेवियर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये तो परफेक्ट इंसान है। क्योंकि ये इंसान आपके साथ एडजस्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है और ग्रो कर रहा है, वो समझ रहा है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, या कर रही है कि क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो ऐसे इंसान तो बहुत रेयर है, एडजस्ट करने वाले लोग तो मिलते नहीं है। तो लड़ाइयाँ कभी कभार अच्छी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपको ऑब्जर्व क्या करना है। अगर लड़ाई इसलिए होती है कि मैं ही सारे एफर्ट डाल रहा हूँ, वन साइडेड था, तो भी आप बच गए, तो ये भी अच्छा है, तो इसमें गलत क्या है? राइट। तो आपको गलत ये है कि आई हैव अ फियर ऑफ बीइंग अलोन, मैं खुद के साथ अकेला नहीं रह सकता, तो मुझे घबराहट होती है, मैं अच्छा फील नहीं करता कि नहीं अकेले अकेले कैसे। तो जब मैं अकेला होता हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ भागता हूँ, या मैं दारू पीने जाता हूँ, वो मेरे कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आ गए। तो ब्रेकअप का रीज़न अगर आप समझोगे तो उससे आप अच्छे से कैसे डील करना है ये समझ सकते हो। एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ब्रेकअप के बाद ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग लोग हों जिनके साथ आप बैठ के टाइम स्पेंड करें। एक इंसान आपकी लाइफ का इन अ रिलेशनशिप बहुत बड़ा टाइम का पार्ट था ऑफ योर डे। ओके। आप अपने डे में काम के बाद उस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, चाहे फ़ोन पे करें, चाहे मिल के करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, रील्स भेज के करें, जैसे भी करें, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का पार्ट था। अब वो जैसे ही चला गया तो गैप आ गया, एक वेकेंट स्पेस। राइट। और ये वेकेंट स्पेस कुछ लोगों को ना खा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, सेम गलत इंसान पे बार बार चले जाते हैं, क्योंकि अपने साथ खुश नहीं है, अपने साथ नहीं रह पाते। तो जो फियर ऑफ बीइंग अलोन है, ये एक हिडन रीजन है कि लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, या फिर ब्रेकअप पैचअप ये खेलते रहते हैं। राइट। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो ब्रेकअप से कैसे रिकवर करना है आपको आ जाएगा, और उसके बाद अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि यार ये तुम्हारी ये गलती थी, हमने बोला था रेड फ्लैग है, तुमने इग्नोर नहीं किया, तो ये लेसन्स लेने बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आपने लेसन ले लिया कि यार मैंने रेड फ्लैग देखा था लेकिन मैंने इग्नोर किया, तो लेसन क्या है, आगे से इग्नोर मत करो, ठीक है। या कन्फ्रंट कर लो, कम्युनिकेट कर लो, तो ऐसे आप ब्रेकअप के साथ डील कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं जो अभी तक हमने बात की, तो इसको पॉइंट में समराइज़ करते हैं। तो टॉप 3 टिप्स अगर मैं आपसे मांगूँ एक अच्छे पार्टनर को सर्च करने के लिए, तो वो क्या होंगे? बहुत शॉर्ट रखेंगे सर। मैच्योरिटी ऑफ हाउ टू डील विद लाइफ। एक, जैसा आपने बोला, लाला लैंड में नहीं जीना, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीना। जो ग्राउंड रियलिटी है लाइफ की, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं या रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, या जो पास से कोई आता है, वो समझना ज़रूरी है, बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, तो वो मैच्योरिटी है। सेकंड इज इमोशनल मैच्योरिटी। आपके पार्टनर आपकी लाइफ के चैलेंजेस में कितना सपोर्ट करते हैं, कितना अवेलेबल है आपके लिए, अगर मिसिंग है तो ये रेड फ्लैग है। और लास्टली, कम्युनिकेट करें। सामने वाला इंसान माइंड रीडर नहीं है, उसको अपने आप समझ में नहीं आएगा, टेलीपैथी नहीं जानता। 10 साल हो गए मेरे को तो रिलेशनशिप में, तब भी नहीं पता उसको, बोल दो मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पे लड़कियाँ कंप्लेन करती हैं कि बट मुझे तो सरप्राइजेस पसंद है। हाँ, तो सरप्राइजेस के लिए कंडीशन करो ना। सामने वाले इंसान ने जिंदगी में सरप्राइज नहीं दिए, 30 की एज तक सरप्राइज नहीं दिए राइट। आप अचानक से बोलो सरप्राइज दे, तो सिखाना पड़ता है कभी कभार। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, 3 ऐसे एक्शन पॉइंट जो एक ब्रेकअप के बाद हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन पॉइंट, जैसे मैंने बोला, कि आपको अपने ऊपर काम करना है, माइंड को, बॉडी को बेटर करिए, ठीक है। सेकेंड एक्शन प्लान इज कि चूज बेटर पीपल, क्रिएट अ लिस्ट, जर्नलिंग करिए, एक नोटपैड ले लो, उसमें लिखो कि टॉप 10 क्वालिटीज आई वांट इन माय पार्टनर। वहाँ पे टॉप 10 क्वालिटीज आपने लिखी। अब उसके नेक्स्ट पेज पे लिखो 10 क्वालिटीज ऑफ माय एक्स नंबर 1, एक्स नंबर 2, एक्स नंबर 3, जितने भी रहे हैं, ठीक है। और देखो कि उनकी क्वालिटीज क्या थी और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये आपका मिसमैच है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। तो अगर वहाँ पे आपको देखा गया यार मैं मांग तो ये रहा हूँ, ये रही हूँ, और चूज मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी अवेयरनेस, आपको क्या करना है, ठीक है। लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, आफ्टर ब्रेकअप, प्लीज गिव सम टाइम टू प्रोसेस योर इमोशन। एकदम से नए रिलेशनशिप में ना कूदो, वो सिर्फ हर्ट होगा, थोड़े टाइम के लिए बेटर फील होता है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपकी वूंड हुई, आपका हाथ जल गया, आपने पानी लगा दिया, पानी से रिलीफ मिलता है, ठीक नहीं होता, ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, दवाई लगानी पड़ेगी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रेकअप के बाद कई लोगों को स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं कि अनेबल टू फोकस है,
हेडेक्स होते हैं, अनएक्सप्लेन पेन होता है नेक, शोल्डर, चेस्ट में, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। बहुत रेयर केसेस में हाई बीपी, लो बीपी भी होता है, ठीक है, या फिर लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, ठीक है। एंग्जाइटी के भी कई कई बार देखा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एंग्जाइटी हो जाती है कि वो बार बार फ़ोन करने लग जाते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होंगे? आपकी रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, शिवरिंग, स्वेटिंग, कोल्ड फीट एंड हैंड्स हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस आप फील करेंगे बहुत ज़्यादा कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे यहाँ बैठना है, मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ठीक है। डायरिया भी हो सकता है उसमें। तो अगर आपको ऐसा है तो नंबर 1, प्लीज़ गो टू योर ट्रस्टेड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आप मेडिसिन लें, उससे आपको हेल्प मिलेगी, या फिर थेरेपी लें। मेडिसिन से बेटर थेरेपी है जो कि बहुत परमानेंट सोल्यूशन देती है। मेडिसिन आपको हो सकता है कि आप कुछ हद तक आप डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए मेडिसिन के ऊपर, और सिम्टम्स फिर रीअकरिंग हो सकते हैं, रिलैप्स हो सकता है। लेकिन कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जो कि आपके डेली स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को भी बेटर करेंगे। इनफैक्ट आपकी स्लीप भी इंप्रूव हो सकती है। ब्रेकअप के बाद स्लीपलेसनेस की बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। नंबर 1, अश्वगंधा। अश्वगंधा के मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको तो पता ही है कि अश्वगंधा बूस्ट करता है आपकी एनर्जी को, फोकस को, स्ट्रेस लेवल कम करते हैं। लेकिन स्ट्रेस लेवल कम करता है, एब्सोल्युटली। कॉर्टिसोल बॉडी से डिसॉल्व करता है, स्ट्रेस हार्मोन। तो अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर दैट। ब्रेकअप के बाद मॉर्निंग में 1 टैबलेट और रात को 1 टैबलेट आप ले सकते हैं, 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम्स तक की, विद फूड, ठीक है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको विटामिन B12, B6, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए। बी कॉम्प्लेक्स आप लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया है, मिल जाएंगे उसमें भी के। आपकी स्लीप इंप्रूव करने के लिए मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह, तो उसका वो कॉम्प्लेक्स है, वो आपकी स्लीप इंप्रूव करेगा, राइट, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक के अंदर अगर आता है, हाँ। उसमें जनरली मेडिसिन क्या करते हैं कि मतलब, क्योंकि ये OTC है, ओवर द काउंटर है, लोग कोई भी ले सकते हैं, अमेजोन से आप ले सकते हो, तो कैल्शियम ज़्यादा डाल देते हैं। राइट, कैल्शियम की एज एन अडल्ट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और जिंक की ज़्यादा है। तो देखिए कि मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा ज़्यादा हो, ओके, FDA रेगुलेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है लोगों को, और विटामिन डी इज़ अ वेरी बिग मूड रेगुलेटर। तो विटामिन डी आपको खाना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए। आइडियली इट इज़ 60,000 IU यूनिट्स की एक टैबलेट आएगी या एक सैचे आएगा, हफ्ते में एक खाओ, 8 वीक्स तक खाइए, वो आपकी डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। उसके बाद टेस्ट करवाइए, एक डॉक्टर को आप एक बार इवैल्यूएशन दे दीजिए, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके आप एक बार चेक करवा लो, ठीक है। लेकिन विटामिन डी खाने से आप नोटिस करोगे विद इन 1 to 2 days इमीडिएटली आपके मूड स्विंग्स कम हो गए, मूड अपलिफ्ट हो गया, एनर्जी बेटर हो गई है, फोकस इंप्रूव हो गया। तो ये सब आपकी हेल्प करेगा। लास्टली, अगर जिनको एंग्जाइटी है, L-theanine करके एक सप्लीमेंट आता है। तो एंग्जाइटी इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन सेल्स में जो बहुत ज़्यादा न्यूरल एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो नर्वस सिस्टम को ओवरराइड कर देती है। तो हेंस शिवरिंग, स्वेटिंग, कोल्ड फीट एंड हैंड्स, ठीक है, आपकी रैपिड हार्ट बीट, तो जो फंक्शन है आपकी नर्वस सिस्टम का वो हाइपर हो जाता है। L-theanine 400 ग्राम्स की एक टैबलेट आप लेंगे मॉर्निंग में। अगर रात को ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, रात को भी ले सकते हैं। L-theanine आपको बहुत ज़्यादा न्यूरल एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा और उसको बिल्कुल एकदम कामनेस पे ले आएगा। तो एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं बहुत कम हो जाएंगे, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस पर मल्टीपल रिसर्च और स्टडीज़ हैं, ठीक है। और इसका ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो एक टैबलेट आप ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी है तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि लड़कियों को बैड बॉयज इमेज वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है कि उसका जो लड़की है उसका टॉक्सिक अपब्रिंगिंग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबके लिए कॉमन नहीं है? ये सबके लिए कॉमन है। ओके, ये दिस इज प्योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरी एक क्लाइंट थी, तो वो मेरे को बोलती थी कि अमन, जैसे ही मेरा ब्रेकअप होता है, मेरी कोई लड़ाई होती है ना, मैं अपने जो मेरा पार्टनर है उसको मैं 1-1 किलोमीटर लंबे मैसेज भेजती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन में मुझसे बात नहीं करता। तो मैं उसको लिखती रहूँगी, और वो सिर्फ ओके में रिप्लाई कर देता है, ओके, ठीक है। तो मैं उससे और ट्रिगर हो जाती हूँ, फिर मैं उसको बार बार फ़ोन करती रहती हूँ, पागलों से। वो फ़ोन नहीं उठाता मेरा, बिल्कुल एस्केप कर देता है, बिल्कुल गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। वो कहता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की इस बारे में। तो अब इनसे जब हमने डीपली डिस्कस किया तो पता चला कि बचपन से लेके आज तक इनके डैड बहुत डोमिनेटिंग थे। ओके,
और इनके डैड इनसे बात नहीं करते, इनके डैड इनको सिर्फ अग्रेसिवली डोमिनेट करते हैं। तो इन्होंने, और इनकी मॉम भी ऑब्वियसली डोमिनेट होती आई है, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, तो इन्होंने क्या सीखा कि जो डोमिनेट करेगा रिलेशनशिप में वो बेटर रहेगा। ओके। तो बोलते रहो, सामने वाले इंसान को परेशान करते रहो, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग में इनके डैड बोल बोल के परेशान करके इनकी मॉम से सारी बातें मनवाते थे। तो उन्होंने ये सीखा। तो आपकी जो चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग है, तो इसे हम बोलते हैं द प्राइमरी रिलेशनशिप दैट यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो मैन, आपकी मॉम और डैड का रिलेशनशिप इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट यू सी। अगर आपको उसमें देखा कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, प्यार से रखते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल आपकी अपब्रिंगिंग होगी, आप नॉर्मल पार्टनर ढूंढोगे। अगर आपने ये देखा कि मेल इज डोमिनेटिंग, फीमेल इज सबमिसिव, फीमेल तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है, तो अब आप एज अ फीमेल हैं, तो आप क्या बनेंगी? सबमिसिव। और आप चूज भी ऐसा पार्टनर करोगे जो आपको डोमिनेट करे, क्योंकि वो आपके मेंटल पैटर्न के साथ मैच करता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। हाँ, कि वो आप आपके ऐसे ही सबकॉन्शियस लोग को अपब्रिंगिंग देखोगे। में फीड है ओके। कि यही होता है रिलेशनशिप में। इसमें दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ वुमेन टॉलरेट अब्यूज। आप नोटिस करो, मेन इफ दे सी अब्यूज दे विल स्टैंड अप। बहुत रेयर होता है कि इफ अ मैन इज नॉट स्टैंडिंग अप फॉर सीइंग अब्यूज, Right. बट इफ अ वुमन इज इन अ रिलेशनशिप, शी विल टॉलरेट अ लॉट ऑफ अब्यूज, फिजिकल, वर्बल ऑल्सो अ लॉट, एंड डिसरिस्पेक्ट, डिमीनिंग बिहेवियर। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको कहीं ना कहीं पे आदत आ गई कि इतना तो चलता है, लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि घर पे गाली होती थी, हाँ तो गाली तो चलती है, रिलेशनशिप में नहीं चलती, गालियां नहीं चलती रिलेशनशिप में। इट्स द एटमोस्ट फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। डिमीनिंग भी नहीं चलता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे आके और आपके लिए क्रिटिसिज्म या और बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने बचपन में जो देखा है वही आप अपने रिलेशनशिप में रेप्लिकेट करते हो, इसलिए लॉट ऑफ विमेन फॉल फॉर बैड गाइज, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं टेम्पलेट उनके फादर से या फिर उनके कोई जो भी, कभी कभी दादा से भी मिलता है, क्योंकि दादा ज़्यादा होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। ओके। तो जो उन्होंने बचपन में देखा है वो बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं। और ये चीटिंग इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होती है? मतलब मोस्टली रिलेशनशिप में देखा जाता है कि या तो लड़की या तो लड़का चीट करते हैं, और मोस्टली रीज़न भी वही होता है ब्रेकअप होने का। तो एक लड़की या एक लड़का चीट करते क्यों है अपने पार्टनर पे? आई थिंक लास्ट 5 years में एंड पोस्ट कोविड एक और पैंडमिक आ रहा है, वो चीटिंग का है। ओके। ठीक है, सेकंड जो हम लोग थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं कि एक हिडन रीजन ऑफ डिप्रेशन है, इज लोनलीनेस। ये एक और चीज़ आ रही है, क्योंकि पीपल आर जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशन टू द अदर विदाउट फीलिंग एन अ डीप इमोशनल कनेक्ट। तो वो रिलेशनशिप में है लेकिन अकेले फील करते हैं, फीलिंग शेयर नहीं करते। और चीटिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न आता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर ये है कि ऑफ कोर्स इट्स इजीली अवेलेबल। स्वाइप किया, किसी के साथ डेट पे चले गए। मैं एक केस बताता हूँ। देयर इज दिस वेरी फेमस सिंगर, ठीक है, हु आई नो, एंड शी वॉज माई क्लाइंट, एंड उसने अपने पार्टनर पे चीट किया। ठीक है, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी। शी केम इन टू थेरेपी, शी वॉज क्राइंग, एंड परफेक्ट पार्टनर था। 3 महीने रिलेशनशिप चल रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेट, इमोशनली दे आर सपोर्टिव, दोनों एक दूसरे के साथ है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, दे आर बिहेविंग एज फ्रेंड्स, एक दूसरे के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अचानक से, क्योंकि ये बहुत सब कुछ सही चल रहा था, इनको एक्साइटमेंट चाहिए थी, तो ये बम्बल डेट पे चली गई। ठीक है, और वो लड़का बार बार फ़ोन कर रहा है, वो 7-8 घंटे फ़ोन करता रहा, क्योंकि ये ऑफिस के बाद गायब नहीं होती थी, ये घर पहुंचती थी तो ये जाते हुए बात करते थे। तो जब उसने फ़ोन किया, ये फ़ोन नहीं उठा रही है और ये बम्बल डेट पे है, और ये वहाँ पे चीट करके आ गई। और नेक्स्ट डे आके इन्होंने खुद बता दिया। तो एक जो भी एक हेल्दी इंसान क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने कन्फ्रंट किया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि चीटिंग में एक्सेप्ट नहीं करता, उसने ब्रेकअप कर लिया। अब ये रोई जा रही है उसके लिए, ये परेशान है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनसे हेल्दी रिलेशनशिप देखा नहीं गया, क्योंकि बचपन में कोई टेम्पलेट नहीं है हेल्दी का। ये सब कुछ कनेक्टेड है आपके बचपन से? ये सारा सेल्फ Upbringing. साबोटाज किया है। Okay. आपके अडल्ट बिहेवियर 70% तक आपके चाइल्डहुड की कंडीशनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक ठीक है, या फिर आपकी जो लाइफ के नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमा होते हैं, उसके बाद हम एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप करते हैं कि कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ। तो चीटिंग इसलिए कॉमन है बहुत ज़्यादा। सेकेंड रीज़न है चीटिंग का कॉमन होने का कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेमेन हैव एक्सपेक्टेशन के अटेंशन भी दो, इमोशनल सपोर्ट भी दो, फाइनेंशियली भी मेरा सारा खर्चा उठाओ, मेरे को बाहर भी लेके जाओ, मेरा ड्राइवर भी बनो, मेरे ATM कार्ड भी बनो, सब बनो।
नहीं बन रहे तो मैं कोई और पढ़ा है मेरे डीएम में, तो लड़कियों को 50 डीएम आते हैं दिन के, 20 से 25 मैचेस अगर कोई अच्छी नहीं दिखती तब आएंगे, अगर वो अच्छी दिखती है तो 1000 मैचेस भी उनके लिए कम है। ओके, तो उनके पास ऑप्शन है, उनको लगता है कोई बात नहीं, और ये लड़का टाइम नहीं दे रहा, तो वो वहाँ पे चली गई। एंड देन मैं ये नहीं बोलता कि सारी लड़कियों की गलती है, लड़के आर ऑल्सो वेरी शार्प, दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि यार ओके ये करके आई कैन ईजिली हैव सेक्स, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी अपनी गेम चलती है, बट विमेन लेट देम डू इट। ठीक है, मेन चीट प्योरली फॉर लस्ट, men don't cheat for love. If a man is in love, is he capable of cheating? 90% वो cheat नहीं करेगा। 10% अगर उसकी कहीं पे sexual frustration है तो वो cheat कर सकता है। And I took a deep breath because it's very difficult to accept that men, even after being in love, are capable of cheating. उसका एक रीज़न ये होता है कि जो अपनी sexual fantasies हैं, desires हैं, openly discuss नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पे आपकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन रह जाती है या कुछ इनकम्प्लीट फील होता है सेक्स में। ये मेन के केस में सारी चीजें, मेन के केस में ओके ठीक है। विमेन के भी है कि अगर ऑफ कोर्स वो उनकी सेक्सुअल डिजायर्स नहीं हो रही, बट परसेंटेज वहां पे थोड़ी कम है, वो एडजस्ट कर लेती है अगर इमोशनली शी इज फीलिंग सेटिस्फाइड। वही जो आपने बताया था कि इमोशन उनके लिए प्राइमरी है, यहाँ पे आप ठीक है, दैट्स व्हाई ठीक है अ मैन, लेट्स से, एंड आई विल गिव यू अ हैक आफ्टर दिस, ओके, ब्यूटीफुल हैक जो कि 100% काम करता है। ठीक है। So let's say if a man has a discussion about a fantasy, कि I have this fantasy, I want to do it, and the woman says no, उसका दिल टूट गया, ईगो भी हर्ट हुई, ईगो हर्ट हुई या नहीं हुई वो डिपेंड करता है हाउ, बट उसका दिल टूट गया कि यार आई रियली लव्ड यू, आई वांटेड टू डू दिस विद यू, ओके, और आपने नहीं करने दिया, तो अब वो अनफुलफिल्ड डिजायर है। अब उसको कभी मौका मिलेगा, और मान लो ये बहुत साल तक चल गया, एंड लेट मी टेल यू, monotony is also a very big reason for sex. अगर आप सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में सेम चीज़ आप बार बार कर रहे हो, हम सेम दाल चावल नहीं खा सकते दिन में 3 बार, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेम पार्टनर के साथ, तो यू हैव टू ब्रिंग इन सम एक्साइटमेंट। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओपन माइंडेड वे में अप्रोच करना पड़ेगा कि men and women both have fantasies, both can have desires, it's okay to do some role play, to bring in some games etc, you can do all of that, टॉयज एंड ऑल, कुछ भी, whatever, but both of you have to discuss, and that's where open communication is important with an open mindset. ये नहीं कि छी मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे नहीं करूंगा। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, राइट। एक और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, 3-4 साल पुराना केस है, ठीक है। देयर वाज अ मैन, ही वाज फ्रॉम रोहतक, ही रियली लव्ड हिज वाइफ, ठीक है, बट ही ऑल्सो वॉज चीटिंग ऑन हर। तो वो थेरेपी में आया है बोलने के लिए, मुझे बहुत गिल्ट होता है, आई क्राई द एंटायर डे व्हेन आई सी हर, बिकॉज आई लव हर एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई मदर सो मच, शी इज वेरी डेडिकेटेड, लेकिन मैं उस पर चीट करता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हो जाता हूँ अपनी बॉडी से। प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। जब हमने डिग डीप किया तो हमें पता चला कि जो उनकी वाइफ है वो उनके साथ कोई पोज नहीं करती एक्सेप्ट वन, मिशनरी। ओके, क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको बचपन में ये बताया था, शी इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, कि बेटा ये गंदा है, ये नहीं करना। ओके, तो वो जब सेक्स कर रहे होते हैं तो अपना मुंह छुपा लेती हैं और मिशनरी में बोलती हैं जो करना है कर लो। ओके, तो ही फील्स ही इज डूइंग इट विद अ डेड बॉडी। तो उसकी Okay. खुद एज अ मैन उसकी बहुत ज़्यादा खुद की डिजायर्स, अर्जेस थी उसकी, एंड ही फेल्ट बैड, बट ही इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी बिकॉज ही लव्स हर, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज ग्रेट अबाउट हर। तो हमने बोला कि आप तो थेरेपी में रहिए, अपनी वाइफ को भी लेके आइए, उनके साथ अलग से एक फीमेल काउंसलर हमने अलाइन की, तब जाके इनकी जिंदगी अच्छी हुई, क्योंकि वो Okay. चीट कर रहा था लेकिन Right. वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता था। तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, एक्साइटमेंट लानी राइट। ज़रूरी है बेडरूम के आपने अंदर। एक हैक का जिक्र किया था, क्या आप एक हैक बताओगे? तो जो हैक है, ठीक है, वो ये है कि विद द सेम पर्सन, ओके, you need to think about doing one new technique or something new every week. ओके, चाहे आप पॉर्न देख के कर लो, चाहे आप रिसर्च करके कर लो, चाहे आप इक्विपमेंट मंगा लो, चाहे आप टॉयज कुछ भी मंगवाओ, ट्राई वन न्यू थिंग एवरी वीक, दिस विल कीप द एक्साइटमेंट गोइंग। अब आप बोलोगे अमन इतनी चीजें कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब लिस्ट बना लो, 12-15 के बाद रिपीट कर लेना। किसने बोला है कि सेम, कि अगर 200 हफ्ते हैं तो 200 हफ्ते तक सेम करना है? नहीं, ठीक है, लिस्ट बनाइए, कुछ नया नया करिए, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट डेट विद दैट पर्सन, एंड ऑल्सो इसमें हैक के साथ साथ एक माइंडसेट ये हो जाता है कि
whatever you're getting, let's say if you're getting a lot of excitement from your partner, ओके, आप जिंदगी में किसी और के साथ वो एक्साइटमेंट नहीं ले पाओगे। ऐसे केसेस आते हैं आपके पास, आप जैसे क्लिनिक में आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं? कौन सी वाली? कि मतलब लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है तो आप ये मेथड्स बताते हो, उससे नहीं। उन्हें फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसे वाले केसेस कम आते हैं क्योंकि लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते और इस Okay. वजह से तो थेरेपी में नहीं आना चाहते। ओके, लोग थेरेपी में आना चाहते हैं डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ब्रेकअप हो गए, या फिर क्या कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो रखा है, ठीक है, या फिर काम में फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, उस वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं थेरेपी में। ये वो चीज़ें हैं जो हिडन है, अभी भी इससे बात करने से कतराते हैं लोग। जो कंट्रीब्यूट करती है, टैबू टॉपिक्स है। ओके, आप हमारी बात कर रहे हैं, लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करते इस बारे में। विमेन आर like 70 to 80% women don't discuss their fantasies because they have the fear of being judged. ओके, Men might still say कि we want to do this. A lot of times, ठीक है, men and women don't even do oral, which is like the minimum. ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे लो आता है, ठीक है, कि आपने ओरल सेक्स ट्राई किया है, वो भी नहीं करते कि नो आई फील, बिकॉज अगेन उनकी कंडीशनिंग वैसी हो रखी है या फिर माइंडसेट ओपन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सबको करना चाहिए, बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिगर आउट व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, डिस्कस दैट कि चलो ये ट्राई करें, ये करें, एंड डू वन न्यू थिंग एवरी वीक, इट विल बिल्ड द एक्साइटमेंट। चाहो तो फिर डे बना सकते हो कि फ्राइडेज एक्सपेरिमेंटेशन डे ओके, या सैटरडेज एक्सपेरिमेंटेशन डे, ऐसा करके यू कैन ब्रिंग इन सम एक्साइटमेंट एंड देन यू विल बोथ ऑफ यू विल लुक फॉरवर्ड। एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए कि दिस वीक आपके ऊपर है, आप क्या लेके आ रहे हो, मैं ये लेके आ रहा हूँ, या फिर और आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्सपेरिमेंट विद टू ब्रिंग द एक्साइटमेंट और रिक्रिएट द एक्साइटमेंट। राइट। सो बहुत सारे ऐसे सिंगल लोग होते हैं जो जिनकी एक अच्छी दोस्ती होती है किसी फीमेल के साथ, या फीमेल की होती है मेल के साथ। अब ये दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें सामने वाले के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है, ये मेरी बहुत केयर करता है, करती है, मेरी चीज़ों को समझता है, समझती है, केयरिंग भी है, बट ऐसे क्या साइंस हैं जो मुझे देखने चाहिए जिससे मुझे ये पता चले कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, वो अगर मैं उसे प्रपोज करता हूँ तो वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या सेम दूसरे जेंडर के लिए भी हो सकता है। तो क्या ऐसे साइंस होते हैं जो ये दिखाते हैं कि ही और शी इज़ इन लव विद यू? फर्स्ट साइन इज कि इफ शी इज टेलिंग यू, ओके, ठीक है, ठीक है, ये तो सबसे इससे क्लियर कुछ नहीं हो हाँ, सकता। ये तो सेकेंड इज इफ द पर्सन इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम, ऑन कॉल, मिलना, हर सारी बार चीज़ें। अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, एनी पर्सन हु डजंट हैव फीलिंग्स फॉर यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू अ लॉट, ठीक है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे। थर्ड, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं बहुत ज़्यादा, आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, दे एडमायर और रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि जो आप कर रहे हो, राइट, ठीक है, एंड बहुत बढ़िया कर रहे हो, यू मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड, तो वो आपके साथ अलाइंड है आपके पर्पस में, तो देन दैट पर्सन बिकम्स अ वेरी गुड पार्टनर। लास्टली, इफ दिस पर्सन हैज ऑल्सो सीन योर बैड डेज एंड हैज नॉट गॉन अवे, तो ये इंसान बहुत बढ़िया है, इसको पकड़ लो जाके। ओके। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, हम लोग जब रिलेशनशिप की बात करते थे कॉलेज टाइम में, तो हम अक्सर बातें करते थे कि यार जब शादी करने जाओगे तो क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो कुछ लड़के होते थे, कहते थे मैं पूछूंगा अगर कोई भी उसका बॉयफ्रेंड वगैरह होगा और रिलेशनशिप में पहले से होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए भाई जो बंदी एकदम फ्रेश हो मेरे लिए बन के और सिर्फ मुझसे प्यार करे, पहला प्यार मैं हूँ उसका। दूसरे तरह के लड़के ऐसे आते थे जो कहते थे मैं उससे उसका पास्ट पूछूंगा ही नहीं, उसका पास्ट क्या था, क्योंकि कुछ भी होगा तो मुझे वो ऑकवर्ड लगेगा, इन फ्यूचर भी Correct. हमारे रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो क्या रिलेशनशिप में आने से पहले हमें अपने पार्टनर का पास जानना ज़रूरी होता है या उसे अवॉइड करना चाहिए? दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। ओके, अगर आपने पूछ लिया, ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा डार्क निकल गया, ठीक तो है, आप हो गए हमेशा के लिए अपने माइंड के पीस से दूर, आप ज्यादा सोचोगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेंटल कैपेसिटी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, बहुत ठीक है। ओपन माइंडेड होना जरूरी है उसमें, ठीक है। अगर आप नहीं पूछते हो और अपना भी नहीं बताते हो तो दोनों का फ्रेश स्टार्ट है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कि आप दोनों मत सोचो। लेकिन फिर आप अंधेरे में रहते हो कि खतरा ये है कि क्या था तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़े से बी अ मैन, ग्रो अप, बड़े बन जाओ, ठीक है, डिस्कशन कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फिर जो लड़के ऐसा बोलते हैं कि
नहीं इसका पास था, मैं तो नहीं कर सकता, ये आगे भी कर सकती है। ठीक है आगे भी कर सकती है। तो ये कौन सी धर्म बुक या कहाँ पे लिखा है कि जो वर्जिन होगी लड़की वो चीट नहीं कर सकती? बिल्कुल। आपके उसके पहले पार्टनर थे, कौन सी गारंटी है कि आप 10 साल के बाद वो चीट नहीं होगा? तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती लाइफ में। इंसान को प्रोडक्ट मत समझिए, इंसान को इंसान समझिए। अगर इंसान खुश है तो आपके साथ रहेगा, खुश नहीं है तो नहीं रहेगा। वैल्यूज़ देखिए, अपब्रिंगिंग देखिए, उनके मॉम डैड कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, वही एग्जैक्टली वो आपको ट्रीट करेगी या करेगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये एक बेसिक फिल्टर मैकेनिज्म हो सकता है। उसके बाद ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, क्योंकि आजकल ना करप्ट करने वाले बहुत लोग हैं। फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स करप्ट करने वाले बहुत। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, राइट। कोई भी खुद को बिना पढ़ाई किए हुए इन्फ्लुएंसर बन जाता है और कुछ किसी चीज़ों पे ज्ञान देने लग जाते हैं, जबकि उनको नहीं पता उनके इस एक्शन से आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने किसी का माइंड इन्फ्लुएंस कर दिया। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक रिसेंट रील पोस्ट की थी ऑफ लिविंग अपार्ट टुगेदर। एक नया माइंडसेट आ रहा है मैरिड कपल्स के अंदर, लिविंग अपार्ट टुगेदर, के मैरिड है, ठीक है, बट दे आर स्टेइंग सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। मिलते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, स्टेइंग सेपरेट मतलब रह भी लग रहे हैं, अलग रह रहे हैं लेकिन Okay. मैरिड है, ठीक है। और मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में आपको आपकी पोस्टिंग कहीं और होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग सेम सिटी में रहते हैं, सेम मे बी लोकेलिटी में भी रहते होंगे, अलग अलग घर में रहते हैं। इनको अपना पर्सनल स्पेस बहुत प्यारा है, इनको पर्सनल लाइफ चाहिए। किस चीज़ की लाइफ चाहिए? ऐसा क्या करने वाले हो पर्सनल लाइफ में जो शेयर नहीं कर सकते? यानी कि कुछ है जो आप छुपाना चाहते हो, राइट। ठीक है, या आप अनकंफर्टेबल हो, मे बी बोथ ऑफ यू आर फाइटिंग टू मच। थोड़े टाइम के लिए रह लिए, समझ में आता है बात, लेकिन लिविंग अपार्ट टुगेदर आपने परमानेंट अगर कर दिया है तो ये एक डैमेज माइंडसेट है। और आने वाले टाइम पे आप दोनों को फिर लोनलीनेस की या तो आदत हो जाएगी, विच इज कॉल्ड हाइपर इंडिपेंडेंस, कि मैं सब कुछ मैं ही करूंगा या करूंगी, मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकता। किसी और पे डिपेंड हो गया तो मैं डिसअपॉइंट कर देंगे, मैं हर्ट हो जाऊंगा, ओके। या हो जाऊंगी, ठीक है। तो लिविंग अपार्ट टुगेदर एक नया टर्म आ रहा है, और आप उस अगर रील पे जाके नोटिस करते हो तो उसमें हजारों कमेंट्स हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि तो बढ़िया आइडिया है, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को फियर ऑफ कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट फोबिक लोग हैं। ओके। तो आपके पास के ट्रॉमास आपको ऐसी उल्टी सीधी माइंडसेट के प्रति लेके जाते हैं क्योंकि आप डरते हो। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होते हैं और इसके ट्रेट्स क्या क्या हैं? सो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। इसमें वायलेंस ज़रूरी नहीं है। वायलेंस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, Okay. बट वायलेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि इमोशनल अब्यूज ज्यादा एक्टिव है। इमोशनल अब्यूज क्या है? इमोशनल अब्यूज होता है कंट्रोल करना, इससे बात नहीं करोगी, इससे नहीं करोगी, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, ये मत ये नहीं पहनो। पहनना, ये मत करो, Okay. वो मत करो, ठीक है। फॉर मेन ऑल्सो, ठीक है, आई डोंट Don't smoke. डोंट स्मोक, Don't डोंट टॉक drink. टू दिस फ्रेंड, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, मेरे से ही बात करो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं सो सकती तुमसे बात, क्यों ना 2-3 घंटे बात करते रहो। ऑफिस में हो तो मुझे अपडेट चाहिए, मुझे बात करनी है, मैं ऑफिस में भाई मीटिंग में हूँ, नहीं नहीं, फ़ोन छोड़ दो, ऑनलाइन लोकेशन भेजो, स्क्रीनशॉट्स भेजो, ठीक है। तो Okay. ये सब इमोशनल अब्यूज़ है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं टॉक्सिक के अंदर। सो कंट्रोलिंग हो गया, आइसोलेटिंग आ गया, दोस्तों से हटवा दिया बिल्कुल, मैनिपुलेट किया, गैस लाइट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो तुम कह रही हो झूठ बोल रही हो, जो तुम कह रहे हो वो झूठ है, तुमने ऐसे कोई बात नहीं करी, हमारी कोई बात नहीं हुई, तुम्हारी मेमोरी ख़राब हो गई है। गिल्ट ट्रिप करना, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, ब्लेम शिफ्ट कर देना, सारा तुम्हारी गलती, ठीक है। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट होते हैं। तो अगर आप खुश नहीं है, इंटरनली मिल रहे हो लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, आप रात को पीसफुली नहीं सो पा रहे, तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। एक बहुत ज़्यादा इसमें एक कॉमन चीज़ होती है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। एक दिन तो बड़े खुश, बहुत प्यार दिखाया, 2 दिन गायब। या फिर जब कहीं बाहर जा रहे होंगे उससे पहले लड़ाई कर ली, क्योंकि लड़ाई हो गई, अब बात नहीं होगी, तो वो तो घर पे है, मैं मजे लूंगा या लूंगी Okay. बाहर। तो लोग ये भी करते हैं। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के ट्रेट्स हैं। मैनिपुलेटिव हो सकता है, डिमीनिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, सबसे छोटा जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, इंसान बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इन द नेम ऑफ अ जोक। मैं ये नहीं बोलता कि सारे जोक ऑफेंसिव हैं, कभी कभार जोक्स को इंसान भी खुद पे वो बुरा मान जाता है जोक को लेके, Okay. उनकी टॉलरेंस कम है जोक की, ठीक है। ऐसे में अगेन एक टिप देता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आप अपने पार्टनर को लिख के दे दो, ये टॉपिक्स हैं प्लीज इन पे जोक मत करो। मेरी लुक्स हो गई, मेरी बॉडी हो गई, मेरी फैमिली बैकग्राउंड हो गई, मेरे फाइनेंसेस हो गए, जो 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 इनके ऊपर जोक मत करो, बाकी सब पे कर लो।
तो अब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, आपके पार्टनर मान गए तो यानी कि बढ़िया पार्टनर है, एक्सेप्ट कर रहा है, अडाप्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, नहीं तो वो टॉक्सिक नहीं हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। टॉक्सिक है कि मैं तो करूँगा, तुम चेंज करो, तुम्हारी गलती है, मैं तो जोक करूँगा। तो ये सारे टॉक्सिक बिहेवियर या रिलेशनशिप के ट्रेट्स हैं। ओके, सो अभी रिसेंटली एक मैं सर्वे पढ़ रहा था और उसमें एक रिसर्च थी, उसमें ये बताया गया था कि आजकल जो पोर्नोग्राफी है, पॉन्स जो इतना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ रहा है, उससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यस, तो ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं पोर्नोग्राफी रिलेशनशिप से? 2-3 रीजंस हैं इसके। सबसे पहला ये कि व्हाटएवर यू सी यू एक्सपेक्ट। ओके, Women see Bollywood movies, they expect Bollywood वाला प्यार। Life is not Bollywood। वो आपको ये दिखा रहे हैं कि यू नो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है, राज कैसे सिमरन को के लिए लड़ाई करता है यू नो प्री मैरिज और उसको कैसे लेके जाता है। उन्होंने दिखाया कि शादी के बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने दिखाया शादी के बाद कितनी लड़ाइयाँ हुई, कैसे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई, वो नहीं दिखाते। तो ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ठीक है। आपको लगता है ये आपकी लाइफ में भी तो होता है, स्टार्टिंग के 2-3 महीने रिलेशनशिप के बहुत बढ़िया चलते हैं, फिर क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी हिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रियलिटी में रहो। तो पॉर्न भी एक इस टाइप की एक विजुअल रियलिटी क्रिएट करता है और एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, ठीक है, कि ऐसे ही होता है, ठीक है। सम पीपल आर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉर्न्स, कैटेगरीज है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं। कई लोगों की ना एक सर्टन बॉडी टाइप की इमेज बन जाती है, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों की, क्योंकि उन्होंने वो ही देखा है, ओके, ठीक है। तो वो भी वहां पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है जो कि रियल वर्ल्ड में मिसमैच है, ठीक है। तो एक तो पॉर्न इस तरीके से अफेक्ट करता है। सेकंड, व्हाट पॉर्न आल्सो डज एंड एक्सेसिव मैस्टरबेशन डज दिस, इट टेक्स अवे योर मेंटल एंड योर फिजिकल एनर्जी। आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आपको पता है कि इफ यू मैस्टरबेट अ लॉट यू विल लूज योर टेस्टोस्टेरोन। राइट, टेस्टोस्टेरोन जैसे ही आपकी बॉडी का ड्रॉप हुआ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई, आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो गए, ब्रेन में इनफैक्ट फोकस लेवल भी कम हो जाते हैं, फॉर सम टाइम, क्योंकि बॉडी उस टाइम बना रिजुविनेट करती है। आपकी बॉडी सबसे पहले स्पर्म बनाती है, आपकी बॉडी में जो भी खाना आता है वो प्रोडक्शन में नहीं जाता, सबसे पहले स्पर्म की लिबिडो को इंक्रीज करने में जाता है, राइट राइट राइट, ठीक है। तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स वहां चले जाते हैं, तो यानी कि बॉडी को और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। तो अब क्या हो रहा है, अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आप करोगे तो प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंटली अगर आप करते हो तो आप, एंड डिपेंड्स ऑन कि आपकी डाइट कितनी अच्छी है, हाँ, ये भी चीज़, लाइफस्टाइल में कितना एक्टिव हो, ब्लड फ्लो कितना अच्छा है आपकी बॉडी का। जैसे आपने ये सब चीजों को इग्नोर किया, ठीक है, और आपने मैस्टरबेशन ज्यादा की, तो अब क्या होगा, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, लिसनिंग में ब्रेन फॉग आनी स्टार्ट हो जाती है इसकी वजह से, राइट राइट, ठीक है। और हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो, या लो सेक्सुअल आपकी डिजायर्स हो, ठीक है, जो आपकी अर्जेस होती हैं वो कम होनी स्टार्ट हो जाए। इससे आपके पार्टनर ऑब्वियसली डिससैटिस्फाइड फील करेंगी। Another thing what also happens is कि you know men particularly develop premature ejaculation, okay? So that is also one reason is कि आप porn बहुत ज़्यादा देखते हो तो आपको बहुत habitual हो गए हो, ठीक है। Porn addiction is a now a coined term कि लोग जब तक porn नहीं देखे उनको अपना दिन complete नहीं फील होता, या excessively you know वो masturbate करते हैं इसको देख के, okay? राइट राइट, एंड तो ये भी एडिक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। सो रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे टॉप 3 रेड फ्लैग्स ऑफ रिलेशनशिप पूछूं तो वो क्या होंगे? डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पर्सन, नाइस एटीट्यूड को हम एडवांटेज ले रहे हैं, एफर्ट्स और नहीं कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं बोलता कि रेसिप्रोकेशन, क्योंकि अगर मैं 100 दे रहा हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है। मेरे पास एक और केस आया था, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये वाला, ओके, तो इसमें जो वुमन है, ठीक है, इज टॉकिंग टू अ मैन, तो हम उनकी ना रिलेशनशिप की हिस्ट्री को हम डायग्नोज कर रहे थे कि क्या उनके पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप में। तो शी इज बेस्ड आउट ऑफ लंदन, ठीक है। तो उनका पहले लंदन में बॉयफ्रेंड था, फिर इंडिया में उनका एक बॉयफ्रेंड बना, ओके। तो लंदन के जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनसे उनकी फुल डे बात होती थी, क्योंकि ये घर पे रहती थी, ठीक है, ये इनके पास ज़्यादा काम नहीं था, इनका ऑनलाइन काम चलता था, तो इनके पास भी टाइम था और वो फुल डे टाइम देता था। अच्छा, 10 घंटे 12 घंटे इनसे बात कर रहा है, सारा टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं, सारा टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं, और रोज़ रोज़ मिलते थे। तो जब ये इंडियन तो उनसे ब्रेकअप हो गया, तो जब ये इंडियन वाले से बात हुई तो ये बेचारा IT में काम करता है, तो IT वालों तो 7 घंटे काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे होते बेचारे, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, तो दिन में 2 बार बात कर पा रहा है। तो इन्होंने, और बहुत अच्छा लड़का है, इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये थेरेपी में आई हमने पूछा कि आपने उसको क्यों छोड़ा,
तो क्योंकि मेरा पहला वाला तो बहुत टाइम देता था, बहुत एफर्ट डालता था, रोज मिलता था, ये तो मिलता ही नहीं है, तो हफ्ते में एक बार मिलता है और मेरे को ज़्यादा बात भी नहीं करता, मैं अकेला फील करती हूँ एंटायर डे। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये तो आईटी में है, पहला वाला क्या करता था? ओ वो ना उसका गैराज था अपने डैड का, वो तो गल्ले पे बैठता था, यानी कि वो वेल्ला था। हाँ ठीक है, आपने एक वेल्ला इंसान चूज किया जिसका बिजनेस सेटअप है, सब कुछ है, वो सिर्फ बैठ के पेमेंट्स ले रहा है और कुछ कोई काम नहीं है उसके पास। राइट। ठीक है, सारे मैनेजर्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हो उसके अवेलेबिलिटी को फॉर अ मैन हु इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर हिज लाइवलीहुड। तो ये उनकी माइंड की प्रॉब्लम थी। तो ये समझना हमें ज़रूरी है कहीं ना कहीं पे कि क्या रेड फ्लैग्स हैं। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, एफर्ट्स की हम बात कर रहे थे, राइट। कि सामने वाला कितने आपके एफर्ट्स, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, सामने वाला नहीं दे रहा, तो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपने एफर्ट को कम कर लो ना, सामने वाला अपने हिसाब से एफर्ट डाल रहा है लेकिन कंसिस्टेंट डाल रहा है, तो यानी कि वो इंसान आप में इन्वेस्टेड है। ओके, सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन था, क्या लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में भी प्यार होता है? मुझे लगता है कि ये मिलेनियल्स तक ये रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जेन जी, जेन अल्फा इसमें बिलीव करते होंगे। दे वुड प्रॉब्ली बी अट्रैक्टेड टू समवन, या तो आज की जनरेशन, वो कहते हैं ना टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। आज की जनरेशन के पास ज़्यादा नॉलेज है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, रिसोर्सेज हैं, तो वो लव इन फर्स्ट साइट पे नहीं, बट अट्रैक्शन इन फर्स्ट साइट, डेट ऑन फर्स्ट साइट, एकदम से जाके अप्रोच कर लिया, कैन आई बाय योर ड्रिंक, कैन वी गो आउट, ठीक है, या फिर लेट्स मीट स्ट्रेट अवे। आई डोंट बिलीव इन टेक्सटिंग और कॉलिंग, आई बिलीव इन स्पॉन्टेनियस मीटअप। वो नेटफ्लिक्स एंड चिल। हाँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल स्ट्रेट अवे। तो वो ये सब में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मिलेनियल्स तक ये शायद रह जाएगा लव एट फर्स्ट साइट, एंड क्योंकि उसका अपना एक चार्म था। ठीक है, तो इनकी मूवीज़ के अंदर रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ। और जो हमारी मिलेनियल्स की मूवी थी, वो इट वाज मोर अबाउट फाइटिंग फॉर योर पार्टनर, और ट्राइंग टू वू देम और चार्म देम। ठीक है, वो आई थिंक कम हो गया है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग होंगे अभी भी ओल्ड स्कूल रोमांटिक, जिनको वैसी लाइफ चाहिए, तो ऐसे लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो कोई भी एक क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? तो व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर वन चैलेंज दैट young people face these days in relationships? आई थिंक अटेंशन। हर कोई बिजी है अपने डिवाइसेस के साथ, अपने गैजेट्स के साथ, और वो एक दूसरे के साथ भी बैठते हैं। आजकल पैरेलल स्क्रीन का टाइम आ गया है। इवन आप टीवी भी देख रहे हो तो साथ में आप रील भी देख रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, साथ में आप चैट कर रहे हो किसी से। तो ये सारी चीज़ें जो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं, आई थिंक वो रिलेशनशिप में बहुत एक गैप ले आ रहे हैं। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत डीपली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप सरफेस लेवल पे हो। तो आप सामने वालों को समझ भी नहीं पा रहे हो कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी रिलेशनशिप में। कि जब सामने वाले को आपकी ज़रूरत हो तो आप उस टाइम पे उसके लिए अवेलेबल हो, मेंटली एंड फिजिकली। और यहाँ मेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल के लिए तो बहुत सारी ऐप्स हैं, आप वहाँ से आपको जो सामान चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, हाउस हेल्प चाहिए, सब मिल जाती है। बट मेंटल हेल्प आपकी या तो आपका पार्टनर करेगा या तो आपका कोई अच्छा दोस्त करेगा। तो वो आई थिंक एक चैलेंज है जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। सो जब भी आप एक रूल सेट कर सकते हैं, जब भी आप अपने पार्टनर से मिलने या अपने दोस्तों के साथ बैठें, तो मोबाइल साइड होना चाहिए सबका, और दिल से दिल मिला के बातें करनी चाहिए। वेरी नाइस। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा ज़रूर बताना, और यहाँ से क्या आपका टेक अवे है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह के गेस्ट और बुलाने चाहिए, या हमें और रिलेशनशिप पे बात करनी चाहिए, या सेम गेस्ट के साथ हमें और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करनी चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो सारे इनके सोशल मीडिया के लिंक्स, जो भी यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो इस टॉपिक पे, आपको और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।